वी हैव सीन प्रीवियस क्लास डायनेमिकल इंड्यूस्ड ईएमएफ, बहुत सारे सिंपल फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए थे। बोर्ड एग्जाम में तो डायरेक्ट फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चंस आएगा, थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चंस भी आएगा, ये हम लोग देख चुके हैं। अगर कोई कंडक्टर है जिसका लेंथ L है and it is moving in a direction perpendicular to its length such that angle between V and B is 90 degree, then the EMF is BLV. If angle between B and V is not 90 degree, any angle theta, then the EMF is BLV sin theta. इसी फॉर्मूला में थीटा की जगह 90 डिग्री डाल देंगे तो ये आ जाएगा। Also we have seen previous class कि if there is a straight bar moving in a magnetic field like this, then with an angular velocity omega, तो जो B was along the axis, मतलब B was perpendicular to the plane of rotation, then in that case आपका EMF होता था BL half BL square omega। ये क्वेश्चन तो जेई में डायरेक्टली आता था। और ये प्रीवियस केसेस में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी देखे थे, EMF और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर वाज B into V। इस केस में होता था, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता था BV sin थीटा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम देख चुके हैं, इट वाज B क्रॉस V, है ना, B क्रॉस V। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था। ध्यान रहे ये सब छोटे छोटे चीजें पूछा जाएगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक है, इट वाज ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हाउएवर इन द नेक्स्ट केस यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, इस केस में सॉरी पहला केस में, दूसरा केस में नॉन यूनिफॉर्म था क्या, इस केस में भी यूनिफॉर्म ही था। इस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड वाज कैलकुलेटेड एज, क्योंकि हर पॉइंट का वेलोसिटी बराबर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय B क्रॉस V, तो B हर जगह बराबर है, V हर जगह बराबर है, क्योंकि ये ट्रांसलेटरी मोशन में है। तो इस केस में भी इट वाज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था। जबकि नेक्स्ट केस में हर एक पॉइंट का वेलोसिटी अलग अलग होने के कारण E जो हमारा B क्रॉस V होता है, इट वाज कमिंग आउट टू बी डिफरेंट एट डिफरेंट पोजीशंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वाज नॉन यूनिफॉर्म। तो ये सारे जो फॉर्मूले हम लोग देखे, ये तीन फॉर्मूले के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, सारे को हम लोग करेंगे। आप लोग लिखने की हड़बड़ी मत करो, सारा चीज करेंगे। आई एम गिविंग यू अप्रोप्रिएट वीडियो, जो चाहिए आपको देता हूँ, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, सारा क्वेश्चन को डिटेल्स में लिखेंगे और करेंगे, इट विल टेक मोर टाइम। तो लेट अस सी व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर लाइकली टू कम। बस इसमें क्या ध्यान रखना है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे था, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, मींस B इज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक। नाउ लेट अस सी व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल कम। सपोज हम कहेंगे here is a magnetic field B and suppose here is a straight conductor of length L, ठीक है, L लेंथ का एक कंडक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड में V वेलोसिटी में मूव करेगा। सपोज इट मूव्स इन ए डायरेक्शन समथिंग लाइक दिस। अब ये ऐसा कुछ मूव करने लगा अल्फा एंगल में, मतलब ये जो बार है ये पहला केस में ऐसे जा रहा था, अब ये बार ए से जाने लगा है, ठीक है। In figure shown, B is perpendicular to V. V को perpendicular है, because V is along the plane, B is perpendicular to the plane. Find EMF induced. Find EMF induced. अच्छा, और क्या पूछा है, और पूछा है also find magnitude of electric field in the conductor, induced in the conductor, induced along the length of conductor, ये समझना है। देखने में कितना आसान क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इसमें ढेर सारी चीजों को हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, अब कोई ये ऐसे मूव कर रहा है v वेलोसिटी में, ये लेंथ ऐसा है ना, हमारा केस में कैसे था बताओ, इट वाज मूविंग परपेंडिकुलर टू द लेंथ। सॉल्यूशन पहले निकालते हैं।
क्या आपको जनरल केस से क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है? हमारा सारा प्रीवियस केस में इट वाज मूविंग परपेंडिकुलर टू द लेंथ, बट नाउ इट इज मूविंग इन सम अदर डायरेक्शन, नॉट परपेंडिकुलर टू द लेंथ, है ना? अच्छा, तो तरीका क्या होगा? तरीका क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे? ईएमएफ निकालने का तो एक ही तरीका है हमारे पास। कौन सा तरीका है? d∅dt, जो फैराडे जी महाराज बोले हैं बस वही करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यूजिंग फैराडेस लॉ। कैसे करेंगे? देखेंगे कि dt सेकंड में ये कितना फ्लक्स कट कर रहा है, दैट इनटू दैट बाय d∅dt विल बी द ईएमएफ। अच्छा, dt सेकंड में ये बार यहां से कुछ यहां पे आ गया होगा। सोचो कि ये बार कुछ यहाँ पे आ गया है, the bar has moved a distance onward here. सपोज ये बार यहाँ से यहाँ पर आ गया है dt सेकंड में, ठीक है? ये बार अगर यहाँ पे आ गया है, यस। अब ये डिस्टेंस कितना है? आप कहोगे कि ये डिस्टेंस कितना होगा? vdt, क्योंकि v स्पीड में जा रहा है, दिस डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू vdt, है कि नहीं? अच्छा, तो ये डिस्टेंस हो गया आपका vdt। तो कितना फ्लक्स कट किया है? इस एरिया के अंदर से जाता हुआ सारा का सारा फ्लक्स को कट किया है। ये एरिया है कितना? तो लिखेंगे यहां पे हम लोग in dt second the area swept by कंडक्टर कितना एरिया गया है? कोई बताएगा क्या? व्हाट इज दिस एरिया? नो इट इज नॉट एलवीडीटी। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। यस देखो तो ये डिस्टेंस कितना होगा? थोड़ा अगर आप ध्यान से देखोगे ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस, व्हाट इज दिस डिस्टेंस? ये डिस्टेंस कितना होगा? क्योंकि ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, ये एंगल है अल्फा। ये अगर है vdt तो ये इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा? vdt sin अल्फा। दिस लेंथ विल बी vdt sin अल्फा। अच्छा, देखिए ये जो ऊपर का जो ट्रायंगुलर पीस है एरिया का, जो एक्स्ट्रा ट्रायंगुलर पीस है यहाँ पर, ये ट्रायंगुलर पीस को यहाँ से काट के लाएंगे और अगर हम लाके इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे तो विल इट नॉट बी ए रेक्टेंगल? ये वाला एक रेक्टेंगल बन जाएगा, है कि नहीं? ये जो ट्रायंगुलर पीस है इसको निकाल के यहीं जोड़ दिया गया, तो इट इज नाउ लुकिंग लाइक ए रेक्टेंगल। दैट मींस ये वाला रेक्टेंगल का एरिया जितना होगा, ये वाला रेक्टेंगल का एरिया जितना होगा, ये जो दिख रहा है पैरेललोग्राम उसका भी एरिया वही होगा, नहीं? तो ये रेक्टेंगल का ये लेंथ कितना है? l, ये डिस्टेंस कितना है? vdt sin अल्फा। इट इज vdt sin अल्फा। ये चीज आपको समझना है। सो एरिया swept by the conductor is equal to it is coming out to be LVDT sin अल्फा। क्या यहाँ का चीज सबको समझ में आया? पहले देखो, यस ये चीज अगर समझ में आया तभी बनेगा, ये चीज अगर समझ में आया तभी बनेगा। ये डिस्टेंस VDD था, ये डिस्टेंस VDD था, तो फिर ये डिस्टेंस VDD था तो ये ऊपर वाला ट्रायंगुलर एरिया को यहाँ से निकाल के नीचे फिट कर दिए। नाउ ये जो पूरा एरिया है पैरेललोग्राम का, दैट इज सेम एज दिस रेक्टेंगल एरिया। रेक्टेंगल का ये लेंथ हो गया vdt sin अल्फा, ये लेंथ है l, तो एरिया हो गया lvdt sin अल्फा। सो d∅ कितना हुआ? द फ्लक्स कट, इट इज b इनटू नॉर्मल एरिया। क्या ये जो एरिया निकाले हैं वो b को नॉर्मल है? हाँ, b अंदर की तरफ, तो हम कहेंगे इट इज b इनटू LVDT sin अल्फा, dLVDT sin अल्फा। तो व्हाट इज द EMF? इतना फ्लक्स कट किया है dt सेकंड में, तो EMF का फॉर्मूला हो गया d∅dt। इट इज BLV sin अल्फा। देखो एक सिमिलर फॉर्मूला है, प्रीवियस केस में हम लोग ऐसा फॉर्मूला किए थे, क्या था? B
BL भी sin थीटा, लेकिन उसमें थीटा क्या था? एंगल बिटवीन V एंड B, और एंगल बिटवीन V एंड L क्या था? वो 90 डिग्री था। नहीं, अभी हमारा केस में क्या हो रहा है? B और V के बीच में एंगल 90 डिग्री है, लेकिन कंडक्टर इज नॉट मूविंग परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, मूविंग एट एन एंगल अल्फा। यहाँ पर अल्फा क्या है? अल्फा इज द एंगल बिटवीन लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड द वेलोसिटी वेक्टर। सो EMF आ गया BL भी sin अल्फा। तो दोनों फॉर्मूला एक जैसा दिखने के बावजूद अल्फा और थीटा अलग अलग चीज है। समझ में आ रहा है क्या? क्या ये बात समझ में आया सबको? तो थोड़ा सा मैं इसको फर्दर मॉडिफाई करना चाहूंगा और मैं आपको एक फॉर्मूला देना चाहूंगा, वो ये है, if theta is angle between B and V, alpha is angle between V and L, V and length of the conductor, then EMF क्या हो जाएगा? सोचो, BL V sin थीटा sin अल्फा। समझ में आ रहा है क्या? BL भी sin थीटा sin अल्फा दोनों आ जाएंगे। ठीक है, अब ये चीज को हम थोड़ा और आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि हमारे पास जो कंडक्टर था, ये कंडक्टर का लेंथ L था और ये V वेलोसिटी में ऐसे जा रहा था अल्फा एंगल में, तो इसका जो लेंथ L है मैं इसको रिजॉल्व कर सकता हूं। कैसे बताओ? एक लेंथ ऐसे और एक लेंथ ऐसे, लेंथ को मैं दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ऐसे रिजॉल्व कर दिया। ये लेंथ L था तो ये हो जाएगा L cos अल्फा वाला पार्ट, ये हो जाएगा L sin अल्फा वाला पार्ट, हो गया नहीं? तो अगर ये L cos अल्फा वाला पार्ट का डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या? When a conductor is moving like this, the conductor must possess a certain length perpendicular to V and B. अगर लेंथ है इन द डायरेक्शन ऑफ V, तो उसमें जो चार्जेस के ऊपर जो फोर्स आएगा वो कोई EMF इंड्यूस नहीं कर पाएगा। इधर क्लियर? समझ में आ रहा है क्या? सो ड्यू टू L cos थीटा कंपोनेंट कोई EMF इंड्यूस नहीं होगा। ड्यू टू L sin अल्फा, L sin अल्फा के लिए क्या होगा? B, और तो फिर L sin अल्फा कंपोनेंट के लिए क्या होगा? ये तो ये केस आ गया। कौन सा केस बताओ? ये वाला केस। ये लेंथ L के जगह लिखेंगे L sin अल्फा, वेलोसिटी इज लाइक दिस एंड एंगल बिटवीन V एंड B इज थीटा। तो क्या हो जाएगा? B L sin थीटा sin अल्फा इनटू V sin थीटा। जहां पर L था वहां पर हो जाएगा L sin अल्फा, तो फॉर्मूला वही आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिए, कुछ लोगों को कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, डरो मत, जिनको कंफ्यूजिंग लग रहा है उनको चाहिए नहीं। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। समझ में आया क्या ये केस? यस। दूसरा केस में अब बिफोर वी गो फॉर अदर केसेस, लेट मी गिव यू अ सिंपल केस फर्स्ट। सपोजिंग हियर इज ए बार ऑफ लेंथ L और ये क्या हो रहा है? एक एंड में घूम रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी में, इज मूविंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इन फिगर शोन a uniform magnetic field B is applied. Uniform magnetic field B is applied at an angle theta to the axis of rotation. Find average EMF induced in बार। ठीक है, ये बार इस एंड में घूम रहा है, अबाउट एंड ए ये घूम रहा है, बार ए भी है घूम रहा है। अब हमारा जो प्रीवियस केस था उसमें क्या था? मैग्नेटिक फील्ड वाज along the axis of rotation perpendicular to plane of rotation, लेकिन अभी दिया है कि the magnetic field is making some angle theta with the axis।
सोच लो कि कोई बार मान लो कि ऐसा कोई एक सरफेस के ऊपर घूम रहा है। मान लो ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सपोज ये बार ऐसा एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे घूम रहा है, और ये हो गया इसका एक्सिस। कौन सा हो गया एक्सिस? एक्सिस इज दिस इज द एक्सिस। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे अप्लाई किया गया है? मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया है एट एन एंगल थीटा टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। रिलेटिंग तो जो एवरेज ईएमएफ होगा वो किसके लिए होगा? इट इज बिकॉज ऑफ द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। व्हाट इज दैट कंपोनेंट? व्हाट इज दिस कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? b cos थीटा। तो सॉल्यूशन में क्या कहेंगे? कंपोनेंट ऑफ b along एक्सिस कितना हो जाएगा? b cos थीटा। सो ईएमएफ क्या होगा? ईएमएफ का क्या फॉर्मूला होता था? हाफ bl स्क्वायर ओमेगा होता था। अब भी वही होगा, बस b के जगह रहेगा b cos थीटा। क्या सबको समझ में आया? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बोल रहा हूं। इट विल बी हाफ cos थीटा l स्क्वायर ओमेगा, हाफ b cos थीटा l स्क्वायर ओमेगा। इज इट अंडरस्टूड? यस। चलिए ये दोनों जो स्टेटमेंट में दिया ये थोड़ा टेढ़े टेढ़े थे, इसलिए मैं समझाने की कोशिश किया। आगे के क्वेश्चन सिंपल है, आप लोग ट्राई करो करने के लिए। लेट अस ट्राई विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन जो बोर्ड में भी आया है और ढेर सारे एंट्रेंसेस में भी आया है। लेट अस सी। ए बार of length L, a bar of length L is rotating in a transverse magnetic field। ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड का मतलब हुआ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रोटेशन, दैट इज P is along axis of rotation, axis of rotation, ठीक है। B is along axis of rotation। ऐसा कोई एक ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में कोई बार घूम रहा है। हमें क्या पता करना है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइंड रेशियो ऑफ EMF induced in outer half part to that in inner half part। थोड़ा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। क्या बोल रहा है? आउटर हाफ पार्ट और इनर हाफ पार्ट में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहे हैं उनका रेशियो बताओ। मतलब हुआ यूं कि यहाँ पे कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे कोई एक बार है। ये बार एक एंड में घूम रहा है, ऐसे करके घूम रहा है। कितना एंगुलर वेलोसिटी में कुछ दिया नहीं है, लेंथ दे दिया है L। चलो मानते हैं कि ये पॉइंट A है, मिड पॉइंट है B, ये पॉइंट है C। तो क्या पूछा है आपको निकालने के लिए? EMF across BC divided by EMF across AB। ये रेशियो आपको पूछा गया है। टू फाइंड आउट EMF across BC divided by EMF across AB कितना होगा ये पूछा है। We shall calculate the value। BC में कितना EMF होगा, AB में कितना EMF होगा, उसका रेशियो निकालना। But before we go for all calculations, मैं जानना चाहूंगा ये क्वांटिटी will be more than 1 or less than 1। BC में ज्यादा ईएमएफ होगा कि AB में ज्यादा ईएमएफ होगा? देखो जब तक ये एक बार घूमेंगे, एक बार घूमने के लिए BC को ज्यादा समय लगेगा कि AB को ज्यादा समय लगेगा? टाइम विल बी सेम। जितना समय में AB एक बार घूम लेता है उतने समय में BC भी एक बार घूम लेता है कि नहीं? अच्छा, कौन ज्यादा फ्लक्स कट करेगा? AB ज्यादा फ्लक्स कट करेगा कि BC ज्यादा फ्लक्स कट करेगा? ज्यादा फ्लक्स कट करेगा, कम फ्लक्स कट करेगा, देखना है। सोचो तो
मैं अगर इसका डायग्राम ड्रॉ करता हूं सॉल्यूशन के लिए, मैं आपको दिखाता हूं इसे। B will be moving in a circle like this। तो B कितना एरिया स्वीप करेगा? मान लो कि ये डिस्टेंस को हम कहेंगे L/2, ये डिस्टेंस है L/2, तो ये डिस्टेंस भी तो L/2 है ना? अच्छा, और C मूव करेगा ऐसा एक सर्किल में, C moves in a circle like this, B moves in a circle like this, और आपको पता करना है कौन ज्यादा एरिया कवर कर रहा है। इसके अंदर से जो फ्लक्स जा रहा है उसको कौन कट कर रहा है? BC। इसके अंदर से जो फ्लक्स जा रहा है उसको कौन कट कर रहा है? AB। ये एरिया कितना है? अगर हम इसको R कहेंगे, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, अगर ये R कहेंगे, ये भी R हुआ, तो ये एरिया कितना हुआ? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर एरिया में जाता हुआ फ्लक्स को AB कट कर रहा है। BC जो एरिया स्वीप कर रहा है वो एरिया कितना है? देखो तो पाई 2R का स्क्वायर, आर यू गेटिंग? पाई 2R का स्क्वायर मतलब 4 पाई आर स्क्वायर माइनस ये छोटा पाई आर स्क्वायर, कितना हो गया? 3 पाई आर स्क्वायर। That means BC covers an area of 3 pi r square, AB covers an area of pi r square। कौन ज्यादा फ्लक्स कट करेगा? BC। 3 गुना ज्यादा, तो इसमें ज्यादा EMF होगा, इसमें कम EMF होगा, तो EMF here will be 3 times that of EMF here। क्या सबको समझ में आया? Yes sir। नहीं आया तो मैं कर देता हूं इसको डिटेल्स में। I want to do it। ठीक है, ये कितना है ऐसे पूछा गया है। Let us see। In one revolution, area swept by AB। थोड़ा डायग्राम बना देते हैं। ये हो गया डायग्राम, ये इधर से घूम रहा है, इधर से घूम रहा है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है ना? एरिया स्वेप्ट बाय AB इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस L/2 है, ये डिस्टेंस भी L/2 है, यहाँ से यहाँ तक L/2, यहाँ से यहाँ तक L/2, तो हम कहेंगे एरिया स्वेप्ट बाय AB इज इक्वल टू पाई L/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई L/2 का स्क्वायर, पाई L/2 का स्क्वायर, दैट इज पाई L स्क्वायर बाय 4। सो फ्लक्स कट इज इक्वल टू d phi इज इक्वल टू b इंटू पाई L स्क्वायर बाय 4, क्योंकि दिया है B is perpendicular to the plane, और ये B जो है एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। जैसे जैसे आप देखें B is moving in a circular path like this, ये एरिया को कट कर रहा है। C भी एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, but that sweeps different area। अच्छा, तो लेट वन रिवोल्यूशन का टाइम है dt सेकेंड्स। तो EMF कितना हो गया? EMF across AB is d phi by dt, it is pi b L square by 4 dt। Now in dt seconds, area swept by BC, BC कितना एरिया स्वेप्ट कर रहा है? ये पूरा एरिया माइनस दिस एरिया, दैट इज पाई L स्क्वायर माइनस पाई L स्क्वायर बाय 4। क्या ये चीज सबको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? यस। तो ये हो गया 3 पाई L स्क्वायर बाय 4, एरिया स्वेप्ट बाय BC। फ्लक्स कट कितना होगा? फ्लक्स कट बाय BC, फ्लक्स कट इज इक्वल टू B, और you say it is d phi is equal to B into area, so 3 pi B L square by 4। तो EMF क्या हो जाएगा across BC? EMF across BC कितना हो जाएगा? It is d phi by dt, तो ये कितना हो जाएगा? 3 pi B L square by 4 dt। पाई बी एल स्क्वायर बाई 4 dt इसमें होता था, इसमें 3 पाई बी एल स्क्वायर बाई 4 dt हुआ। दैट मींस दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स
द EMF across AB। समझ में आया क्या? आउटर हाफ पार्ट में जो EMF होगा वो इनर हाफ पार्ट का 3 गुना होगा। समझ में आया? आउटर हाफ पार्ट में जो EMF होगा ये इनर हाफ पार्ट का 3 गुना होगा। क्या ये सबको समझ में आया? Yes. Now I want to do it in a different way also। और एक तरीके से करना चाहता हूं। Let me do it in a different way। Second method। अच्छा, ये जो बार है, ये बार है, ये बार ये घूम रहा था ऐसे, ये पॉइंट को हम नाम दिए A, ये पॉइंट को B, ये पॉइंट को C। क्या हम सीधे सीधे नहीं जानते व्हाट इज E across AB? EMF across AB हाफ B L/2 का स्क्वायर इनटू ओमेगा, है कि नहीं? वही तो हम लोग d/dt करके निकाल रहे थे, जो कि आ रहा है BL² ओमेगा/4। अच्छा, EMF across AC कितना है? ये पूरे में फॉर्मूला हो गया हाफ BL² ओमेगा, है कि नहीं? नाउ व्हाट इज EMF across BC? यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस है हाफ BL² ओमेगा। यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया, तो ये कितना होगा? पूरा माइनस दिस। आर यू गेटिंग? यहां का पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे आप जा रहे हो, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस यहां का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है, ये मालूम है, तो ये भी आपको पता चल जाएगा। तो EMF across BC कितना हो गया? इट इज EMF across AC माइनस EMF across AB। ऐसे भी कर सकते हो। सो हाफ BL² ओमेगा माइनस 1/4 BL² ओमेगा इज इक्वल टू 1/4, ये 2/4 है। ये ऊपर में ये 8 होगा, सॉरी ऊपर में ये लिखने में गड़बड़ हुआ है, हाफ है ये L² है, तो ये हो जाएगा 8। ओके, ये 8 हो जाएगा, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 8, सो इट इज 4/8 माइनस 1, इट इज कमिंग आउट टू बी 3/8 BL² ओमेगा। सो व्हाट यू फाइंड? AB में है BL² में ओमेगा/8 और इसमें 3/8 इंटू BL² ओमेगा। सो व्हाट यू फाइंड? EBC इज 3 टाइम्स EAB। क्या ये समझ में आया आसानी से? हाँ, यस, ठीक है। हम ऐसे करके EMF देख लिए। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आप लोग कर सकते हो इसको। ये कोई एक बार है जो कि इस एक्सिस में घूम रहा है, इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस विथ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, और ये लेंथ दिया है 2L और ये लेंथ दिया है 4L। थोड़ा वैल्यू बदल देते हैं। दिस लेंथ इज गिवन टू बी 4L, this length is 4L और ये लेंथ दिया है L। अब ये चीज घूम रहा है, यू क्लियरली सी, इट इज रोटेटिंग अबाउट पॉइंट O। सपोज ये पॉइंट है O, ये O पॉइंट में घूम रहा है विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, थोड़ा सा फिगर को क्लियर कर देते हैं, यू मे कंफ्यूज अदरवाइज। चलो, ये पॉइंट दिया है O और ये बार इसमें घूम रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, इट इज रोटेटिंग अबाउट पॉइंट O। और कैसा है मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड दिया है यहाँ पे ऐसा है। ठीक है, और सपोज ये पॉइंट का नाम है A, ये पॉइंट का B है। इन फिगर shown the bar rotates about O with
ओमेगा फाइंड VB माइनस VA और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लिखेंगे फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड A। ये कोई बार है जो घूम रहा है ऐसे, ठीक है, और OB का लेंथ कितना दिया है 4L, OA का लेंथ कितना दिया है L, और ये रोटेट अबाउट, इट्स रोटेटिंग अबाउट O, इस पॉइंट में घूम रहा है, इट इज रोटेटिंग अबाउट पॉइंट O। पॉइंट O में ये घूम रहा है और आपको पता ये करना है कि ये क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। तो इंडिविजुअली अगर देखें तो AO एक छोटा सा बार है घूम रहा है, OB भी एक छोटा सा बार है घूम रहा है, तो इसमें भी EMF होगा, इसमें भी EMF होगा, हमको पोलैरिटी के हिसाब से जोड़ना है। क्या समझ में आ रहा है? तो हम कहेंगे हियर सॉल्यूशन देखिए, कहेंगे EAO, बताओ कितना होगा, इट्स ए स्मॉल बार, इसमें कितना EMF होगा, तो ये एक बार है लेंथ L का, मैग्नेटिक फील्ड में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी में घूम रहा है, तो हाफ BL स्क्वायर ओमेगा होगा कि नहीं होगा ये। अच्छा थोड़ा ध्यान से देखें, जब यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है AO में, उस पॉजिटिव चार्ज ने किधर को जाने की कोशिश कर रहा है, जब ये ऐसे घूम रहा है तो इधर जाने की कोशिश कर रहा है, B अंदर की तरफ है, पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, फोर्स इधर को आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो आप कहोगे दिस एंड विल बिहेव एज पॉजिटिव, दिस एंड विल बिहेव एज नेगेटिव, means it is as good as a battery like this। समझ में आया क्या, ये O है ये A है, क्या ये चीज समझ में आया? अच्छा अगर ये चीज समझ में आया तो देखिए, तो EOB क्या हो रहा है, उसमें EMF क्या होगा, उसका लेंथ कितना है 4L, तो EMF कितना होगा हाफ B 4L का स्क्वायर इनटू ओमेगा, हाफ BL स्क्वायर ओमेगा, लास्ट क्लास ओनली वी हैव डिराइव्ड द फार्मूला हाफ BL स्क्वायर ओमेगा, सो हाफ B 4L का स्क्वायर इनटू ओमेगा। हाँ इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो किधर जाएगा सोचो तो, अब इसके पास जो पॉजिटिव चार्ज है, दैट पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, देखो B ऐसा है अंदर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, दैट मींस दिस एंड विल बिहेव एज ए पॉजिटिव एंड, दिस एंड विल बिहेव एज ए नेगेटिव एंड, मतलब दिस इज एज गुड एज ए बैटरी लाइक दिस, ये पॉइंट है O, ये पॉइंट है B। क्या आपको समझ में आया? तो ये पूरा का पूरा चीज को अगर हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ EMF तो कैसे लिखेंगे, इट इज, ये पॉइंट हुआ O, यहाँ पे हुआ एक बैटरी ऐसे, यहाँ पे हुआ एक बैटरी ऐसे, और ये पॉइंट हुआ B, ये पॉइंट हुआ A, ये पॉइंट हुआ O, और ये EMF कितना है, इट इज EAO, ये कितना है EBO। AB में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, क्या हम निकाल सकते हैं, होगा कि नहीं होगा? तो हम कहेंगे AB में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, तो EAB, क्या आप में से कोई बताएगा EAB क्या हो जाएगा, इट इज EOB माइनस EAO। A से B तक जाओ, यहाँ पे लॉस करोगे, यहाँ पर गेन करोगे, EBO गेन करोगे, EAO लॉस करोगे, तो कितना हो गया ये 16 टाइम्स हाफ BL स्क्वायर ओमेगा माइनस ये हाफ BL स्क्वायर ओमेगा, तो कितना हो जाएगा, इट विल बी कमिंग आउट टू बी 15 टाइम्स हाफ BL स्क्वायर ओमेगा, इट विल बी 15 टाइम्स हाफ BL स्क्वायर ओमेगा। क्या ये कंसेप्ट सबको समझ में आया? यस, ठीक है ना, सो इट विल बी इक्वल टू 15 टाइम्स हाफ BL square omega, so the potential difference will be 15 by 2 BL square omega। सिंपल क्वेश्चन है, खाली आपको पोलैरिटी वगैरह ठीक से देख लेना है, देख लीजिए थोड़ा, और चाहो तो आप लिख भी लीजिए इसको।
तो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ को जो हम लोग देख लिए, उसमें आपको क्या फॉर्मूला याद रखना था, ईएमएफ इज डिफाइंड बाय dt। कोई कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, तब होता है जब कंडक्टर हैज सम लेंथ परपेंडिकुलर टू v एंड b, है ना। और अगर परपेंडिकुलर टू v एंड b नहीं है तो नहीं होगा। और दूसरा कि एंगल बिटवीन b एंड v इज नॉट जीरो, और b और v के बीच में एंगल जीरो होगा तो ईएमएफ क्या होगा, फिर जीरो। जो ईएमएफ इंड्यूस होता था, इट वाज बेसिकली बिकॉज ऑफ द फोर्स, एंड द फोर्स वाज v क्रॉस b, है ना, फोर्स ऑन द चार्ज। अगर इन दोनों के बीच में एंगल जीरो हो गया, व्हाट इज द ईएमएफ, जीरो। मान लो कि ऐसा कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा कोई एक मैग्नेटिक फील्ड में हम एक कंडक्टर को ऐसे मूव करवा रहे हैं, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, बिकॉज चार्जेस विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। तो ध्यान रखना है। और अगर ऐसा v और b के बीच में एंगल जीरो नहीं है, 180 डिग्री नहीं है, तभी जाके ईएमएफ होगा। अगेन तब भी ईएमएफ तब होगा जब कंडक्टर के पास कुछ लेंथ है परपेंडिकुलर टू v एंड b, क्योंकि चार्ज के ऊपर जो फोर्स आएगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू v एंड b एंड दैट विल ट्राई टू मूव इन दैट डायरेक्शन। अगर कंडक्टर के पास कोई लेंथ नहीं है परपेंडिकुलर टू v एंड b तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। समझ में आया। अगर v और b के बीच में एंगल जीरो या 180 हुआ, ईएमएफ जीरो। अगर v का डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तब भी ईएमएफ जीरो। अगर b का डायरेक्शन इज आल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ ऑफ कंडक्टर, देन आल्सो इट इज जीरो। तो ईएमएफ कंडक्टर मूव करने से होगा, कोई जरूरी नहीं है, इतने सारे कंडीशंस आ रहे हैं उसमें। तो दिस वाज ऑल अबाउट डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए। बट नाउ टुडे वी शैल सी अबाउट स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसमें कंडक्टर स्टेशनरी है। यहाँ पर फैराडेस लॉ का सिग्निफिकेंस पता चलता है। यहाँ पर चीजों को रियलाइज करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, लॉ को मान के करना पड़ेगा। वहां पर कंडक्टर मूव कर रहा था, कंडक्टर के अंदर के चार्जेस मूव कर रहे हैं, वी वर एबल टू रियलाइज द मैग्नेटिक फोर्स यूजिंग लोरेंत्ज़ लॉ। बट जब कंडक्टर स्टेशनरी है, मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है, तो हाउ ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, व्हाई ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, हाउ मच ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, दैट इज ऑल गिवन बाय फैराडेस लॉ। तो फैराडेस लॉ को लॉ कहेंगे बिकॉज इट इज एक्सप्लेनिंग अबाउट द स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ तो इट इज डिस्कवरेबल, अगर लोरेंत्ज़ लॉ कोई बढ़िया से समझ रहा है तो वो कर सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहने के पीछे मतलब क्या है कि कंडक्टर इज एट रेस्ट, कंडक्टर इज स्टैटिक। स्टैटिक मतलब कंडक्टर मूव नहीं कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग। ठीक है, तो पहला देखेंगे एक टर्म हम लोग देखेंगे, व्हाट इज लूप फ्लक्स। लूप फ्लक्स, लूप फ्लक्स refers to loop flux is the flux passing through a closed loop, the flux passing through a closed loop कौन कहेंगे लूप फ्लक्स। दूसरा हुआ, और इसको नाम देंगे हम लोग, कहेंगे लेट अस कॉल इट फाई लूप। दूसरा हुआ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए लूप ड्यू टू चेंज इन फाई लूप is E is equal to d phi loop by dt, d phi loop by dt. Again this law is saying nothing about the polarity of the EMF. ठीक है, कोई स्ट्रेट कंडक्टर जब मूव कर रहा था, जब कोई स्ट्रेट कंडक्टर किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा था, हम पोलैरिटी पता कर लेते थे। कोई लूप के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स अगर बदलेगा तो लूप में भी कुछ ईएमएफ होगा, लेकिन ईएमएफ का पोलैरिटी क्या होगा फैराडेस लॉ से पता नहीं चलता है। कुछ बुक्स में आपको ये लॉ में मिलेगा, यहाँ पर एक माइनस साइन मिलेगा। माइनस साइन इज नॉट गिवन बाय फैराडे, माइनस साइन बाद में आएगा। फिर वी अंडरस्टैंड व्हाट इज लेंजेस लॉ। फैराडे कहते हैं कि ईएमएफ विल बी डी फाई बाय dt। लेंजेस लॉ पढ़ेंगे तो तब देखेंगे कि ईएमएफ का पोलैरिटी कैसे होगा, उसके हिसाब से एक माइनस साइन आएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है।
अगर कोई एक क्लोज लूप है, कोई भी एक क्लोज लूप है, इसके अंदर से कुछ फ्लक्स जा रहा है, इस फ्लक्स में कुछ बदलाव आएगा तो इस लूप में कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा, और जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट विल कॉल एज लूप ईएमएफ। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ लूप इज लूप ईएमएफ। कितना होगा? रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप। समझ में आया? चलिए, तो कैसे क्वेश्चंस आते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं पहले। A flux of 20 milliweber passing through a loop, reverses its direction in 4 milliseconds. Find EMF induced in the loop. Find EMF induced in the loop. क्या दिया है? कोई एक लूप था, लूप के अंदर से कितना फ्लक्स जा रहा था? 20 मिलीवेबर। और फ्लक्स जो है अपना डायरेक्शन को रिवर्स कर लिया। रिवर्स किया तो कितना समय, कैसे रिवर्स करेगा? सपोज हम कहेंगे ये कोई एक रिंग है, हम यहाँ पे कोई एक मैग्नेट को रखे हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसके चलते कुछ फ्लक्स इसके अंदर से जा रहा था। ठीक है, अगर ये मैग्नेट को मैं इसे घुमा लेता हूँ, मतलब नॉर्थ पोल आ जाएगा इधर, साउथ पोल आ जाएगा इधर। पहले फ्लक्स ऐसे जा रहा था, अब उल्टा हो जाएगा तो फ्लक्स उल्टा आएगा। फ्लक्स इज रिवर्स्ड। और ये मैग्नेट को घुमाने के लिए कुछ समय लगा है। कितना समय लगा है? 4 मिलीसेकंड लगा है। सो देयर इज ए चेंज इन फ्लक्स। व्हाटएवर इज द चेंज इन फ्लक्स दैट वी विल कॉल एज d phi. d phi by dt will be the EMF in the loop. तो लूप के अंदर का फ्लक्स रिवर्स हो रहा है का मतलब समझ में आया क्या? पहले नॉर्थ पोल ऐसे था, साउथ पोल ऐसे था, फ्लक्स ऐसे जा रहा था। अब इसको उल्टा कर दिए। जैसे इसको उल्टा कर दिए हम, जैसे इसको उल्टा कर दिए, इधर आ गया साउथ पोल, इधर आ गया नॉर्थ पोल, और सेम फ्लक्स जा रहा है, उल्टा जा रहा है। अभी समझ में आ रहा है? तो अगर ये चीज हमें समझ में आया तो चलिए निकालते हैं व्हाट इज d phi. d phi क्या होगा? अच्छा सोचो तो, अगर कोई बॉल v वेलोसिटी में इधर जा रहा था, किसी वॉल के साथ टकरा के उल्टा आने लगा v वेलोसिटी में, क्या बता सकते हो व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी? चेंज इन वेलोसिटी इज 2v. तो 5 फ्लक्स ऐसे जा रहा था, हम कहेंगे इसमें 5 फ्लक्स जा रहा था। व्हाट इज द चेंज इन फ्लक्स व्हेन देयर इज ए रिवर्सल ऑफ फ्लक्स? पहले समझो, मान लो कि ये कोई एक लूप है, इसके अंदर से 5 फ्लक्स जा रहा था। ठीक है, हम कुछ एक्स्ट्रा फ्लक्स इसके अंदर से पार करवाए, और बाद में पता चला कि सिचुएशन कैसे हो गया? सिचुएशन ऐसे हो गया कि अब 5 फ्लक्स ऐसे जा रहा है। क्या बता सकते हो इसके अंदर क्या फ्लक्स पार करवाने से ऐसा हो जाएगा? अगर हम कहेंगे इसके अंदर हम उल्टे डायरेक्शन में 2 फ्लक्स पार करवा देंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो पहले 5 था, एक्स्ट्रा 2 है, तो चेंज इन फ्लक्स कितना हुआ? 2 समझ में आया क्या? ये चीज को दिमाग में समझ के रखना। ठीक है, तो इसमें हम क्या कहेंगे सॉल्यूशन में लिखेंगे ड्यू टू रिवर्सल ऑफ फ्लक्स phi, the change in flux d phi is equal to 2 into phi. क्या ये चीज समझ में आया? phi जा रहा था, phi आ रहा है, कितना चेंज हुआ? 2 phi. phi जा रहा था, वो phi की जगह 2 phi हो गया, तो चेंज इन फ्लक्स कितना हुआ? phi. क्या आपको समझ में आ रहा है? कोई एक लूप था, इसमें 5 फ्लक्स जा रहा था, थोड़ी देर बाद देखे कि इसमें से पहले 5 जा रहा था, अब जा रहा है कितना? 2 phi. क्या व्हाट इज द चेंज इन फ्लक्स? पहले 5 जा रहा था, अब 2 phi जा रहा है, चेंज इन फ्लक्स हुआ 5. पहले 5 जा रहा था, अब उल्टा 5 जा रहा है, मतलब चेंज इन फ्लक्स हो गया 2 phi. ये चीज आपको समझ में आना बहुत जरूरी है. सो व्हेनेवर फ्लक्स ऑफ phi is reversed, the change in flux will be 2 phi.
दैट इज हाउ मच 2 into 20 मिली वेबर। हम बताए थे ये इंडक्शन चैप्टर में हर चीज को हरदम एमकेएस में लिखने की कोशिश करो। 20 into 10 power minus 3 वेबर कितना हो गया 40 into 10 power minus 3 वेबर। और इतना सारा चीज होने के लिए टाइम क्या लगा है 4 मिली सेकेंड 10 power minus 3 सेकेंड। सो व्हाट इज द ईएमएफ इन द लूप? इट इज डी बाई लूप का चेंज इन फ्लक्स बाय dt। क्या ये समझ में आ रहा है? 40 into 10 power minus 3 by 4 into 10 power minus 3 is equal to 10 volt. So EMF induced in the loop will be 10 volt. क्या चीजें समझ में आ रहे हैं? Yes. चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। अगला क्वेश्चन, ये स्टैटिकल इंडक्टिव EMF पे जो क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, जो टिपिकल क्वेश्चन है उसको मैं पहले करवा देता हूँ, फिर बाद में थोड़ा टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस आएंगे, उसको देखिए। दूसरा हुआ कि ये क्वेश्चन, यहाँ पे कोई एक रिंग ऐसे झूल रहा था और यहाँ पे कोई एक मैग्नेटिक फील्ड था B, रिंग का रेडियस था R, ठीक है, रिंग का रेडियस था R। इन फिगर shown the ring has its axis along B. If the ring is, शुरू में रिंग का एक्सिस कैसा है? along B। ये एक्सिस ऑफ द रिंग है, ये एक्सिस ऑफ द रिंग है, इट इज along B। If the ring is rotated by 180 degree in a time of t0 seconds, find EMF induced in the ring। देखिए थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या दिया है? ऐसा कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा कोई एक मैग्नेटिक फील्ड में हुआ यूं है कि रिंग इज हेल्ड विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। रिंग को 180 डिग्री घुमा दिए, रिंग को 180 डिग्री घुमा दिए। क्या ये केस सिमिलर टू आवर प्रीवियस केस नहीं है? देखो ये रिंग ऐसे था, इधर से फ्लक्स घुस रहा था, कुछ भी फ्लक्स घुस रहा था, रिंग को अगर 180 डिग्री घुमा देंगे, अब इधर से फ्लक्स घुसेगा, इट इज एज गुड एज रिंग के अंदर का फ्लक्स रिवर्स हो गया। With respect to ring, the flux is reversed. क्या आपको ये चीज समझ में आ रहा है? रिंग को 180 डिग्री घुमा देंगे, अगर रिंग ऐसे था पहले, फ्लक्स ऐसे घुस रहा था, अगर रिंग घूम गया 180 डिग्री तो फ्लक्स ऐसे घुस रहा है, तो विथ रेस्पेक्ट टू द रिंग फ्लक्स रिवर्स हो गया कि नहीं हो गया? फ्लक्स रिवर्स हो गया। तो कितना फ्लक्स रिवर्स हो गया? जो भी फ्लक्स जा रहा था। तो क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में लिखेंगे 5 फ्लक्स थ्रू रिंग कितना है? आप जानते हो फ्लक्स इज गिवन बाय b इनटू एरिया। रिंग का रेडियस r दिया है, सो इट इज b इनटू पाई r स्क्वायर बाय रोटेटिंग द रिंग बाय 180 डिग्री, द फ्लक्स थ्रू इट is reversed। ये समझ में आना बहुत जरूरी है। सो d फाई कितना हुआ? जब 5 फ्लक्स रिवर्स हो जाता है, d फाई कितना होता है? 2 फाई। अभी तो थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे, जब 5 फ्लक्स रिवर्स हो जाता है d फाई होता है 2 फाई। तो अभी वही चीज को हम लिख रहे हैं, इट विल बी 2 फाई मतलब 2 पाई b r स्क्वायर, 2 पाई b r स्क्वायर। और ये डिफाई हुआ कितना समय में? इन ए टाइम ऑफ t0 सेकेंड्स, t0 सेकेंड्स में हुआ है। तो EMF कितना हो जाएगा? d फाई बाई dt, दैट इज
2πbr²/t0। क्या ये क्वेश्चन का आंसर सबको समझ में आया? यस यस यस, ठीक है, लिख लीजिए। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को आप लोग करोगे। बेसिक्स क्या हुआ आपको देखना है कि एट व्हाट रेट द फ्लक्स पासिंग थ्रू ए लूप इज चेंजिंग, d∅ loop by dt इज द EMF इन द लूप। सी दिस क्वेश्चन। हम कहेंगे कि सपोज हम कहेंगे हियर इज ए रिंग। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में बार बार आता है। चलो मानते हैं कि ये रेडियस r है और यहाँ पे कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है B जो कि दिया गया है। सपोज इट इज गिवन अल्फा t, द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग विथ टाइम। क्वेश्चन क्या है? ए मैग्नेटिक फील्ड, ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ए टाइम वेरिंग magnetic field is applied along axis of ring. Find EMF induced in the ring. EMF induced in the ring। ये एक रिंग है जिसका रेडियस r है और आपको बताना है इसमें EMF कितना इंड्यूस होगा। मैं क्लू बता सकता हूं कि EMF इंड्यूस्ड इन द रिंग इज नथिंग बट d∅ loop by dt। मतलब लूप के अंदर से जो फ्लक्स जा रहा है वो किस रेट में बदल रहा है। अगर आप किसी तरह से phi लूप निकाल दोगे एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा EMF। सो सिंपल है ना। चलिए निकालते हैं। व्हाट इज d∅ loop by dt? हियर व्हाट इज phi loop? कोई मेरा मदद करेगा क्या? व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप? यस, b into area। इट इज b into area, दैट इज पाई r स्क्वायर अल्फा t। और ये निकालना क्या बड़ी चीज है? d∅ loop by dt क्या हो जाएगा? ये t है, डेरिवेटिव करो तो हो जाएगा पाई r स्क्वायर अल्फा। सो द EMF induced in the loop is पाई r स्क्वायर अल्फा। क्या सबको समझ में आ रहा है? ठीक ठीक। तो मैं अब आपको एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भी आया है और सारा दूसरे एंट्रेंसेस में भी आया है। नंबर a wire of resistance R was bent to the form of a ring, bent to the form of a ring of radius R। चलो ये बड़ा है छोटा है, कैपिटल है स्मॉल है। A uniform field B0 was applied along axis of ring। ठीक है। If B0 is reversed, find charge passing through any section of रिंग का किसी एक सेक्शन से कितना चार्ज पास हो रहा है। ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आया है, जेई में भी आया है, दूसरे एंट्रेंसेस में भी आया है। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन देखने से डरावना लगता है। आप अगर थोड़ा सा सोचोगे तो यू विल बी एबल टू डू इट। थोड़ा सा ट्राई करो, फिर मैं करता हूं इसको।
ये क्वेश्चन में दिया है कि कोई एक मैग्नेटिक, कोई एक रिंग था, कोई एक वायर रेजिस्टेंस आर का है, वायर का रेजिस्टेंस आर है, इसका रिंग है, रेडियस है स्मॉल आर, कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है बी, और ये जो बी था B0, बी को रिवर्स कर दिया गया। रिवर्स करने के लिए कितना समय लगा ये नहीं दिया है। फॉर हाउ मच टाइम इट टेक्स हाउ मच टाइम टू रिवर्स, मतलब ईएमएफ निकालने के लिए हमें डी फाई बाई डी टी चाहिए। रिवर्स किया तो हम डी फाई निकाल सकते हैं, लेकिन डी टी नहीं दिया है इसलिए ईएमएफ नहीं निकाल सकते। तो क्या करेंगे, चलिए ऐसे देखते हैं। मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, सोचता हूँ कि बच्चों का आंसर हमारा सही हो जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये लोग सही सोच रहे हैं, क्वाइट इंटेलिजेंट थिंग फॉर मी। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करते हैं, क्या आप बता सकते हो रिवर्सल ऑफ और व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग, फ्लक्स थ्रू फाई, फ्लक्स थ्रू रिंग कितना होगा? जो लोग आंसर नहीं बोले उनमें से कोई बोलो, क्या होगा फ्लक्स? B0 इंटू एरिया, एरिया कितना है? अरे एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। अच्छा, रिवर्सल ऑफ B0, रिवर्सल ऑफ B0 का मतलब हुआ अगर B0 को रिवर्स कर दिए तो क्या बता सकते हो? इंप्लाइज डी फाई इज इक्वल टू कितना है? 2 फाई। अच्छा 2 फाई, तो 2 का वैल्यू डालो, यहाँ पर फाई का वैल्यू डालो, इट इज कमिंग 2 पाई B0 R स्क्वायर। दिस इज द रिवर्सल ऑफ रिवर्सल ऑफ फ्लक्स, और चेंज इन फ्लक्स इज दिस। लेट dt is time of reversal, कितना समय लगा उसको रिवर्स करने के लिए? मान लेते हैं कि dt सेकंड लगा। अगर dt सेकंड लगा तो हम कहेंगे EMF कितना हो जाएगा? सो EMF हो जाएगा d phi by dt। d phi by dt करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? इट इज EM दैट इज 2 पाई B naught R square by dt, this is the EMF। अच्छा, ये EMF इंड्यूस होगा, लेकिन ये कितना है मालूम नहीं, क्योंकि dt हमें मालूम नहीं। ये नहीं दिया है कि ये फील्ड धीरे धीरे बदल रहा था, धीरे धीरे रिवर्स हुआ कि सडनली रिवर्स हुआ। ऑब्वियसली अगर सडनली रिवर्स हो गया होगा dt विल बी स्मॉल, EMF विल बी मोर। अगर धीरे धीरे रिवर्स हुआ होगा तो dt विल बी मोर, EMF विल बी स्मॉल। सो अब हमें मालूम नहीं है कि EMF कितना है, लेकिन अगर हमको कोई पूछेगा व्हाट इज द करंट इन द लूप, करंट इन लूप, बिफोर आई गो फॉर दिस मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। सपोज कोई लूप में ऐसे करके कुछ EMF बने हैं, मान लो कि ऐसे करके ढेर सारे EMF बने हैं ऐसे करके, और आपको पूछा गया कि व्हाट इज द लूप EMF, तो आप क्या करोगे? एक बार ऐसे घूम लोगे, देखोगे कितना EMF गेन कर रहे हो। अगर प्रैक्टिकली इसी सर्किट को देखेंगे तो मान लो कि ये V1, ये V2, ये V3, ये V4, ये V5 ऐसा अगर है तो लूप EMF कितना होगा? सारे को जोड़ दो। नहीं, और कोई अगर पूछेगा व्हाट इज द करंट इन द लूप, तो हम क्या करते थे? लूप वोल्टेज बाय लूप रेजिस्टेंस। सिंगल लूप नेटवर्क में करंट कैसे निकालते हैं? लूप EMF बाय लूप रेजिस्टेंस। तो ये टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस, यही करते थे हम लोग। करंट नेटवर्क चैप्टर में सब देख चुके हैं। सो करंट इन लूप क्या होगा? इट इज लूप EMF बाय लूप रेजिस्टेंस। अच्छा, लूप EMF कितना था भाई? अभी तो निकाले। लूप EMF वाज 2 पाई B naught R square by dt। 2 पाई B naught R square by dt। लूप रेजिस्टेंस, कोई एक वायर जिसका रेजिस्टेंस R है, कोई एक वायर जिसका रेजिस्टेंस R है, उसी को तो रिंग बना है, मतलब पूरा का पूरा रेजिस्टेंस कैपिटल R ही है। सो दिस इज R, दिस इज द करंट इन द लूप। कितना बढ़िया है, लूप में करंट हमें पता चल गया। ये करंट कब तक फ्लो करेगा? जब तक EMF कब तक रहेगा? जब तक फील्ड बदल रहा है, फ्लक्स बदल रहा है। फ्लक्स को बदलने के लिए कितना समय मिला है? We have assumed dt is the time of reversal. The flux was changing for dt seconds. So जब तक फ्लक्स बदल रहा था तब तक EMF था, जब तक EMF था तब तक करंट था, जब तक करंट था तब तक चार्ज ट्रांसफर
हो रहे थे। जैसे फ्लक्स बदलना बंद, ईएमएफ बंद, करंट बंद, चार्ज ट्रांसफर बंद हो गया। समझ में आया क्या? यस। तो अगर ये बात है तो हम कहेंगे दिस करेंट circulates till there is EMF, that is change in flux, that is for dt seconds. So Q charge transfer कितना हो जाएगा? I करंट फ्लो कर रहा है dt सेकेंड के लिए, तो क्या कहेंगे? I into dt। समझ में आया क्या? It is 2 pi b naught r square by r। नीचे एक dt था, ऊपर एक dt है, एक दूसरे को खा गए, मिला 2 pi b naught r square by r। सुश्रुत पढ़ना का आंसर सही हो गया। बहुत बढ़िया। क्या ये चीज सबको समझ में आया? यस। तो ये क्वेश्चन के ऊपर दूसरी किस्म की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं। नाउ लेट अस सी द ओवरऑल क्वेश्चन एंड थिंक। आपको बताना दिया है कि a wire of resistance R was bent to the form of a ring of radius R. A uniform field B0 was applied across along the axis of ring. If B naught is reversed, find the charge passing. If B naught is reversed slowly, ठीक है, तो what will happen to the EMF? EMF will be more, or when B naught is reversed very fast. अगर जल्दी जल्दी रिवर्स करेंगे EMF ज्यादा होगा कि धीरे धीरे रिवर्स करेंगे EMF ज्यादा होगा? जल्दी जल्दी रिवर्स करेंगे तो EMF ज्यादा होगा। जल्दी जल्दी रिवर्स करेंगे करंट ज्यादा होगा कि धीरे धीरे रिवर्स करेंगे तो करंट ज्यादा होगा? जब EMF ज्यादा होगा तब करंट ज्यादा होगा। सो जल्दी जल्दी रिवर्स करोगे तो ज्यादा EMF ज्यादा करंट, धीरे धीरे रिवर्स करोगे स्मॉल EMF स्मॉल करंट। अच्छा, जल्दी जल्दी रिवर्स करोगे तो ज्यादा चार्ज ट्रांसफर होगा कि धीरे धीरे रिवर्स करने से ज्यादा चार्ज ट्रांसफर होगा? सी द चार्ज ट्रांसफर आपका EMF dt के ऊपर डिपेंड करता था, करंट dt के ऊपर डिपेंड करता था, चार्ज dt के ऊपर डिपेंड करता है क्या? नहीं। So you slowly reverse the field or quickly reverse the field. Either case, the amount of charge transferred will be same. That is an important aspect of this. Objective question के लिए आपको ये चीज वो पूछ सकते हैं। क्या ये चीज सबको समझ में आया? Yes. 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 Next we shall see Lenge's law. Don't miss the Lenge's law class. under any condition। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।